आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक जाति आधारित सामाजिक असमानता। सोशोलॉजी का टॉपिक है जिसे हम हिंदी में समाजशास्त्र भी कहते हैं। समाजशास्त्र में बेसिकली आप सबको पता है हम पढ़ेंगे समाज के बारे में, क्योंकि समाजशास्त्र को हम कहते हैं समाज का विज्ञान, है ना। समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक असमानता है या डाउरी है या फिर लैंगिक जाति वर्ग लिंग, जो भी समस्याएं समाज में हम देखते हैं सबको हम समाजशास्त्र में स्टडी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जाति आधारित सामाजिक असमानता। बहुत इजी टॉपिक है एंड रिमेंबर दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक वेदर इन एग्जाम और इन टेस्ट, सो यू शुड गिव फर्स्ट इंट्रोडक्शन। उसका परिचय आपको ज़रूर देना चाहिए, उसके बाद उसका मीनिंग अगर हो तो देन आपको मूव ऑन करना चाहिए उसकी डेफिनेशन पर। उसके बाद आपको टॉपिक शुरू करना चाहिए और लास्ट में उसका कंक्लूजन निष्कर्ष भी बताना चाहिए। अगर हो सके तो आप एक फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू भी इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट विल पुट अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में हम पढ़ रहे हैं सामाजिक असमानता, और सामाजिक असमानता का जो अध्ययन है समाजशास्त्र में वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है समाजशास्त्र में। भारत में समाजशास्त्र के विकास में सामाजिक असमानता का काफ़ी अध्ययन हुआ है और इस अध्ययन का समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी योगदान भी रहा है। समाजशास्त्र की जो ग्रोथ हुई है, जो इसकी वृद्धि हुई है, उसमें एक सबसे बड़ा जो हाथ है वो है सामाजिक असमानता का। सामाजिक असमानता वैसे तो अनेक एरियाज़ में, अनेक क्षेत्रों में देखी जाती रही है, आज भी देखते हैं हम लोग, परंतु जो जाति है, वर्ग है या लिंग के आधार पर जो सामाजिक असमानता है वो बेसिकली विशेष रूप से हम लोग समाजशास्त्र में देखते हैं। तो ये तो हुआ इसका परिचय। अब इसके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। परिचय में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। परिचय में आप लिख सकते हैं सामाजिक स्तरीकरण के बारे में, वर्ग और शक्ति से संबंधित होता है। सामाजिक असमानता ये कैसे संबंधित होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। संस्कारात्मक या आर्थिक या शक्ति की दृष्टि से भी सामाजिक जो असमानता है वो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके अर्थ की, इसके मीनिंग की, कास्ट जो वर्ड है, ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का है कास्ट, और पुर्तगाली शब्द है एक कास्टा, ये पुर्तगीज वर्ड है कास्टा, उससे ही बना है ये कास्ट शब्द। मेंशन करिएगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है टीचर के ऊपर। इसका जो मीनिंग है, इसका अर्थ होता है प्रजाति, जन्म या भेद या डिफरेंसेस। इस अर्थ में जाति व्यवस्था जो है वो जन्मजात भेद के आधार पर एक व्यवस्था है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है, जिस जाति में बच्चा पैदा होता है, उसी समय उसके ऊपर एक स्टैंप लग जाती है कि वो कौन सी जाति का है। तो ये कास्टा शब्द जो है ये पुर्तगाली वर्ड है और इसी से ही इस वर्ड को बनाया गया है कास्ट अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? प्रजाति, जन्म और भेद, अर्थात जाति व्यवस्था प्रजातीय या जन्मजात भेद के आधार पर एक व्यवस्था है। जन्मजात ही ये शुरू हो जाती है, उसी के ऊपर ये एक व्यवस्था है। इसके बाद अगर हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो जाति व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था मुख्यतः मेनली जन्म के आधार पर ये डिपेंड हो जाती है, जन्म के आधार पर ये बेस्ड होती है। जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण। अब ये संस्तरण वर्ड क्या है? ये संस्तरण वर्ड हम आगे पढ़ेंगे ये क्या है। सामाजिक संस्तरण और खंड विभाजन की वह व्यवस्था है जो खाने पीने या विवाह, एक जाति में या पेशे में या बिजनेस में जो प्रतिबंध होते हैं ये अपने सदस्यों पर लागू करती है। ये किस तरीके से लागू करती है ये सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब बात करते हैं हम इसकी विशेषताओं की। जब आप विशेषताओं की बात करते हैं तो आप इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में भी मेंशन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट आपने एक बनाया इस तरीके से, और इनके बीच में नंबर 1 पॉइंट की हेडिंग, नंबर 2 पॉइंट की हेडिंग, और थर्ड बनाया उसमें 3rd पॉइंट की हेडिंग। आप इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं साइड में, आंसर शीट के साइड में। फर्स्ट पॉइंट फिर हम हेडिंग डालकर इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या है। खंडात्मक विभाजन, समाज का खंडात्मक विभाजन।
भारत में जो जाति व्यवस्था है इसने हिंदू समाज को बहुत डिफरेंट खंडों में विभाजित किया है। जाति व्यवस्था ने सदस्यों की, इसमें जो खंड के जो सदस्य होते हैं उनका पद, उनका स्थान, उनका कार्य भी निश्चित है, फिक्स है अकॉर्डिंग टू देयर जाति। उनका काम फिक्स है, उनका पद फिक्स है कि स्थान जो सोसाइटी में उनका स्थान क्या होगा वो भी उनका फिक्स है, जाति के ऊपर बेस्ड है वो। अगर समुदाय के प्रति ये न होकर केवल एक जाति के सदस्यों के प्रति नैतिक कर्तव्य है और इन नैतिक नियमों के द्वारा अपने पद और कार्य पर ये दृढ़ रहते हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं सिंपल सा एक बात आपको समझाना चाह रही हूँ कि इस खंडात्मक विभाजन में हम बात करते हैं सामुदायिक भावना की, यानी कि एक जाति के जो लोग हैं वो अपनी जाति को ही सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। उस जाति के प्रति जो उनका निष्ठा का जो भाव होता है वो बहुत स्ट्रोंग होता है। उनके जो पद हैं, वो उनको जो पद मिला है उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा दृढ़ रहते हैं। यदि कोई इनको तोड़ता है, अपनी जाति के रूल्स को अगर कोई तोड़ता है तो उसको जुर्माना तक पे करना पड़ सकता है, और कभी कभी तो उनको उनकी जातियों से ही निकाल दिया जाता है अगर वो अपने रूल्स को तोड़ते हैं तो, जाति व्यवस्था में। दूसरा, अगर हम बात करें संस्तरण की, हायरार्की की, हायरार्की क्या है? जाति व्यवस्था जो है ये अलग अलग खंडों में विभाजित है, ऊंच नीच के खंड में विभाजित है। हायरार्की एक सिस्टम होता है जिसमें सबसे ऊपर रहते हैं हमारे ब्राह्मण, उसके बाद हमारे रहते हैं ब्राह्मण के बाद आते हैं हमारे क्षत्रिय के बाद आते हैं हमारे वैश्य, और वैश्य के बाद सबसे लास्ट नंबर जो होता है वो होता है शूद्रों का। इसको बोलते हैं हायरार्की, संस्तरण, सामाजिक संस्तरण। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर स्थान मिलेगा आपको ब्राह्मण लोगों का, ब्राह्मण जाति को, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उनकी स्थिति जो है सोसाइटी में वो सबसे ऊपर होती है। इसके बाद आते हैं क्षत्रिय, जिनका काम क्या होता है युद्ध करना। उसके बाद आते हैं वैश्य, वैश्य का काम क्या होता है व्यापार संबंधित काम जो होता है वो होता है वैश्यों का। और उसके बाद आते हैं शूद्र लोग, जिनका काम क्या है सोसाइटी में, जैसे साफ सफाई करना, मल उठाना, कूड़ा करकट उठाना, इस तरह का काम। और इनको सोसाइटी के जो लोग हैं वो बहुत नीची नज़रों से देखते हैं। सबसे ऊपर की जो स्थिति वाले जो ब्राह्मण लोग हैं वो सबसे नीची जाति के जो लोग हैं, शूद्र जो लोग हैं, इनको क्या समझते हैं? इनको अछूत समझते हैं, इनको कुछ भी टच करने नहीं देते हैं, इनको मंदिर में नहीं जाने देते हैं, इनको नल से पानी लेने नहीं देते हैं। तो हायरार्की में जो सबसे ऊपर का जो स्थान है वो ब्राह्मण का है, और वो सबसे नीचे जो स्थान है वो रहेगा, सॉरी फ्रेंड्स, शूद्रों का रहेगा। उसके बाद नंबर 3 पर हम बात करेंगे भोजन और सामाजिक सहवास। जाति व्यवस्था के कुछ नियम हैं जिन पर निषेध, मतलब कुछ नियम ऐसे हैं जिन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया हुआ है। क्या है ये? जाति व्यवस्था में भोजन संबंधी भी कुछ निषेधात्मक नियम हैं जिन पर प्रतिबंध है। प्रत्येक जाति के जो लोग होते हैं, जाति जो मैंने अभी आपको बताई, जो हायरार्की सिस्टम बताया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। दूसरी जाति के हाथ का बना भोजन खाने की उनको आज्ञा नहीं है। ब्राह्मण जाति जो है वो बिल्कुल भी, मतलब दूसरी जाति के घर खाना खाना बिल्कुल अवॉइड करते हैं। हालांकि आज थोड़ा सा टाइम एजुकेशन की वजह से बदल गया है, ये सब सुपरस्टिशियस बातें हो गई हैं, अंधविश्वासी बातें हो गई हैं। आजकल इनको नहीं माना जाता है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, अगर हम पहले की सोसाइटी की बात करें तो इनमें जो ब्राह्मण जाति थी वो बिल्कुल अपने नियमों के प्रति बिल्कुल दृढ़ थी। दूसरी जाति के घर वो खाना नहीं खाते थे, उनके हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाते थे, खास कर कि शूद्र जाति के हाथ से बना हुआ। और एक जाति के जो सदस्य हैं वो किन जातियों के घर खाना खा सकते थे, ये समझना यहाँ पर ज़रूरी है। ब्राह्मण जो थे सबसे ऊंची जाति के थे, इसलिए उनके हाथ का बना हुआ खाना सभी खा सकते थे, सभी जातियां खा सकती थी, चाहे वो शूद्र हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, या चाहे वैश्य हैं। लेकिन जो ब्राह्मण खुद थे वो कभी भी शूद्रों के हाथ का, अछूतों के हाथ का, क्योंकि इनको जो शूद्र जाति है इनको अस्पृश्य, अछूत कहा गया है, तो इनके हाथ का बना हुआ भोजन कभी भी नहीं खाते थे। नंबर 4 है यहाँ पर जातियों के
सामाजिक धार्मिक विशेषाधिकार, कि उनके पास क्या क्या विशेष अधिकार थे सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से। अगर हम यहाँ अधिकारों की बात करें तो जाति व्यवस्था की एक अन्य जो विशेषता जो है वो छुआछूत के आधार पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस संबंध में सबसे अधिक जो विशेष अधिकार जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है ब्राह्मण्स को। क्या प्राप्त हुआ है? और सबसे अधिक जो डिसएबिलिटीज, जो निर्योग्यताएं जो प्राप्त हुई हैं वो हुई हैं अछूतों को, शूद्रों को। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं और निर्योग्यताएं जो डिसएबिलिटी हैं वो प्राप्त हुई हैं अछूतों को। अगर हम दक्षिण भारत का एग्जाम्पल लें, अगर पॉसिबल हो तो बच्चे आप एग्जाम्पल भी दीजिए। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में अछूतों की जो अवस्था थी, जो स्थिति थी, वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी, पिटीफुल थी, बहुत ज़्यादा नीची, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति थी। मतलब उनकी उच्च जाति के जो लोग थे वो उनको छूना तो मतलब छूने से भी दूर रहते थे, उनको टच भी नहीं करने देते थे खुद को, उनको अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकते थे। दक्षिण साइड में तो ये हाल था। उसी प्रकार इन शूद्र जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करना बिल्कुल वर्जित था, बिल्कुल बैन था। मंदिर में ये नहीं जा सकते थे। एक नल से, जिस जाति से ब्राह्मण पानी ले रहे हैं उस जाति से ये शूद्र पानी नहीं ले सकते थे। तालाबों से पानी लेना भी इनका वर्जित कर दिया गया था। दक्षिण की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ ज़्यादा सोसाइटी में बुरा हाल था। गाँवों में तो इस प्रकार के प्रतिबंध और भी कठोर हो जाते थे, और भी हार्ड हो जाते थे। अछूतों को किसी भी प्रकार का सामाजिक या धार्मिक अधिकार प्राप्त ही नहीं होता था। वो किसी धार्मिक कर्म कांड में शामिल नहीं हो सकते थे, चाहे वो यज्ञ हो, भंडारा हो, कुछ भी हो, वो कहीं भी शामिल नहीं हो सकते थे। बस उनको आखिर में याद किया जाता था जब उनसे साफ सफाई का काम करवाया जाता था। नंबर 5 पर हम अगर बात करें तो पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। मतलब क्या है? जैसे ही बालक किसी जाति में जन्म लेता है तो उसी समय जो है उसका जो काम है वो फिक्स हो जाता है कि हमारा, अगर पंडित के घर, ब्राह्मण के घर उसने जन्म लिया है तो क्या थॉट था, पहले का थॉट क्या था, तो हमारा बच्चा बड़ा होकर ब्राह्मण ही बनेगा, उच्च जाति में रहेंगे, हम तो उच्च जाति के लोग हैं। अगर किसी ने क्षत्रिय के घर जन्म लिया है तो उसी समय डिसाइड हो जाता था हमारा बच्चा क्या करेगा, युद्ध वगैरह सीखेगा, मतलब उसकी कलाएँ वगैरह सीखेगा। वैश्य है तो वो व्यापार से रिलेटेड है, और शूद्र है तो वो साफ सफाई ही करेगा। तो जाति बेसिकली जन्म जब बच्चे का होता था उसी समय उसका काम भी डिसाइड हो जाता था, उसकी जाति भी फिक्स हो जाती थी। प्रत्येक जाति के कुछ जो जाति जो है कुछ पेशों को अपना परंपरागत पेशा मानती थी कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण का ही काम करेंगे, और उसे छोड़ना भी वो उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उच्च जाति में आ गए ना ब्राह्मण, क्षत्रिय भी उच्च जाति में ही काउंट होंगे, हालांकि ब्राह्मण से नीचे हैं। फिर 3rd नंबर पे आ जाते हैं वैश्य। तो जो ब्राह्मण है वो पुरोहित के काम को ही करना पसंद करते थे, और शूद्र जाति के लोगों को ये साफ सफाई का काम दे दिया जाता था। जाति व्यवस्था का नियम ये भी है कि केवल जातियों का ही नहीं बल्कि उनके द्वारा किया जाने वाला जो पेशा था, जो काम था, वो संस्तरण पर आधारित था कि हम अगर उच्च जाति के हैं तो हम उच्च जाति का काम करेंगे, हम नीची जाति का कोई काम नहीं करेंगे। जैसे अगर ब्राह्मण है वो कूड़ा करकट उठाने का काम नहीं करेगा क्योंकि वो उच्च जाति का है। लेकिन अगर यही मौका नीची जाति के लोगों को दिया जाए कि आप जो हैं सोसाइटी में आपको एक ऊंचा पद दिया जा रहा है, वो खुशी खुशी ले लेगा क्योंकि उसका जो स्टेटस है सोसाइटी में वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, उनका काम करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ये जो मल मूत्र साफ करने का काम है, साफ सफाई का काम है, इसको क्या माना जाता था? इसको अपवित्र माना जाता था। इस तरह का काम यही सोचा जाता था कि नीची जाति के लोग ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विवाह संबंधी प्रतिबंध। अच्छा, सोसाइटी में कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो आज भी फॉलो हो रही है। विवाह संबंधी जो प्रतिबंध है, प्रत्येक जाति में विवाह संबंधी हर एक जाति में होते हैं, बैन होता है, रेस्ट्रिक्शंस हर जाति में होते हैं। इनमें सबसे ऊपर जो है वो होता है अंतर विवाह का नियम, मतलब अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना। अगर सपोज करिए बनिया है तो वो अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करेगा, कोई कुम्हार कम्युनिटी से है, कोई ब्राह्मण कम्युनिटी से है, तो वो अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि आज अगर हम सोसाइटी की बात करें तो शिक्षा ने भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके कारण लोग अपनी जाति से निकलकर दूसरी जातियों के साथ जो मैरिज होती है, इंटरकास्ट मैरिज, वो भी करने लगे हैं।
अगर उस समय कोई अपनी जाति से बाहर किसी दूसरी जाति के लोग मतलब लड़का या लड़की विवाह करते थे तो उनको मतलब सोसाइटी से ही अपनी जाति से ही बेदखल कर दिया जाता था, सोसाइटी से उनको बिल्कुल निकाल दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था सोसाइटी से उनको। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे एक बंगाली ब्राह्मण है और एक मान लो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण में वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता, मतलब ये पहले की सोच थी कि हम लोग बंगाली हैं और वो हो सकता है ब्राह्मण कोई और जाति का ब्राह्मण हो या बनिया ब्राह्मण हो, तो है तो वो ब्राह्मण, लेकिन क्या हो गया, उधर बंगाली हो गया, उधर क्या हो गया, बनिया हो गया, तो वो करना मैरिज करना पसंद नहीं करते थे। बंगाली ब्राह्मण के घर ही मैरिज करना पसंद करते थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा वो है अस्पृश्यता, जो कि सामाजिक असमानता का सबसे गिरा हुआ रूप है, सबसे घिनौना, सबसे डरावना रूप है। अस्पृश्यता के बारे में आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एसएसटी में ये टॉपिक बहुत वाइडली दिया भी गया है एनसीईआरटी में। अगर हम अस्पृश्यता की बात करें तो अस्पृश्यता का जो इतिहास है वो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। किस तरह से, अगर हम बात करें वैदिक ग्रंथों की, जो हमारे पुराने ग्रंथ होते थे वैदिक ग्रंथों में, उसमें हमारे को 4 शब्द दिए गए थे, ध्यान से सुनिएगा। एक तो वर्ड था चंडाल, दूसरा था निषाद, ठीक है, तीसरा था यहाँ पर डोम, और चौथा था अंत्यज। ओके, ये 4 वर्ड हमारे वैदिक ग्रंथों में, इनका मतलब जो प्रयोग है वो इन शब्दों का प्रयोग मिला है हमारे वैदिक ग्रंथों में। ये जो लोग हैं समाज के सबसे नीचे स्तर के लोग समझे जाते थे, जो अस्पृश्यत लोग हैं, जो छुआछूत, जिनको नीची कास्ट का समझा जाता था, अनटचेबिलिटी जिसकी हम बात करते हैं, तो इनको सोसाइटी में सबसे नीचे तबके का लोग, सबसे नीचे स्तर का लोग समझा जाता था। चंडाल जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है? चंडाल रहने की व्यवस्था जो थी इनकी, गांव के बाहर ही इनकी व्यवस्था थी, क्योंकि इनको नीची जाति का ही समझा जाता था। गांव से ही बाहर रहते थे ये लोग, गांव के अंदर नहीं रहते थे। अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, धर्मशास्त्र युग में अस्पृश्यता की भावना सबसे पहले आई थी धर्मशास्त्र युग में, याद रखिएगा, बहुत इजी है। धर्मशास्त्र युग में अस्पृश्यता की जो भावना थी वो सबसे पहले आई थी। ये चंडाल वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है? जब एक ब्राह्मण नारी, ऊंचे स्तर की नारी, किसी शूद्र जाति के पुरुष के साथ विवाह कर मतलब संतान को जन्म देती थी, तो उसे ही चंडाल कहकर संबोधित किया गया है। ब्राह्मण जाति की नारी शूद्र जाति के पुरुष के साथ जब बच्चे पैदा करती थी तो उसे ही क्या कहा गया है? यहाँ पर चंडाल कहा गया है, जिसको सबसे गलत और सबसे घृणा की नज़र से देखा भी गया है। अस्पृश्य जो लोग हैं ये इनको ना तो गांव से नहीं निकाला जाता था, बल्कि इनको ऐसे कार्य, ऐसे काम दिए जाते थे मनुष्य जाति में, मतलब जैसे गंदगी साफ करना, लावारिस शवों को उठाना, जो मरे हुए जो डेड एनिमल्स हैं उनकी स्किन को अलग कर देना, उन्हें दफनाना, ऐसे गंदे काम मतलब इनको दिए जाते थे। भारत में जो अगर हम बात करें अस्पृश्यता की, अंग्रेज जब भारत में आए, जो कॉलोनियल पीरियड था, जो शासनकाल था अंग्रेजों का, उस समय थोड़ा सा इनकी जो कंडीशन थी उसमें थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, सुधार आया। सरकार के जो प्रयास थे अस्पृश्यों की स्थिति सुधारने के, उसमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि उस समय अंग्रेज क्या लाए थे? थोड़ा थोड़ा एजुकेशन इंडिया में लेकर आए थे। तो लोगों ने जैसे जैसे एजुकेशन की तरफ झुकाव किया तो उन्हें समझ में आया कि ये जो थॉट है, ये जो शूद्र जातियां हैं जो हैं, ये हमने ही बनाई हैं, इंसान नहीं बनाई हैं। तो जैसे जैसे एजुकेशन स्प्रेड होती गई इंडिया में, जो लोगों का थॉट प्रोसेस था वो बदलता चला गया। अस्पृश्यता पर अगर मैं बात करूं, गांधी जी ने भी अपने विचार दिए हैं, जिसको आप ऐड कर सकते हैं। गांधी जी का इस पर विचार क्या था कि जो दलित वर्ग है, जो नीचा तबका है, ये हिंदुओं से अलग नहीं है, ये हिंदुओं का ही अंग है। आफ्टर ऑल वी आर पीपल, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
उन्होंने कहा दलित भी हिंदुओं का ही एक अंग है। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजी सरकार से एक पूना पैक्ट हुआ था। आपको याद हो, आपने पढ़ा हो तो, पूना पैक्ट था एक, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजी सरकार से पूना पैक्ट के नाम से ना एक संधि की थी। और उस संधि में क्या था, उस संधि में था कि जो दलित वर्ग है उनको हिंदुओं का ही अंग स्वीकार किया गया था। ये पूना पैक्ट में पॉइंट डाला गया था कि जो दलित वर्ग है इनको हिंदुओं में ही काउंट किया जाए। यहाँ मैंने दलित गलत लिख दिया है, सॉरी। इनको हिंदुओं में ही काउंट किया जाए, ये हिंदुओं का ही अंग है और उनको कुछ विशेष अधिकार भी उस समय दिए गए थे। गांधी जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दलित वर्ग के स्थान पर क्या वर्ड कहना शुरू किया था, हरिजन वर्ड का कहना प्रारंभ किया था। अस्पृश्यता के नाम पर हजारों वर्षों तक निम्न जातियों के जो लोग थे उनके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ। उन्हें बहुत से अधिकारों से वंचित भी रखा गया सोसाइटी में। लेकिन जैसे जैसे हम अपग्रेड होते गए, हम सोसाइटी में इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स इनके लिए उठाए, इनको अपग्रेड करने के लिए, इनका स्थान सोसाइटी में ऊपर उठाने के लिए, इनको अलग से पहचान दिलवाने के लिए। आज हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने और पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।